सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 और 2 फॉर कॉपर। ठीक है, कॉपर की 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या नहीं लिया जा सकता ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर। उसके बाद जब थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इतनी हाई हो जाती है कि हम उसे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O7 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम वेयर एज टंगस्टन ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड आर नॉट। तो इसका क्या हो जाएगा, मोलिब्डेनम 6 एंड टंगस्टन 6 आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। यही इसका आंसर हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्रोमियम से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका और पार्ट। ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टिन टू जिंक इन द फर्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज आर डिसिपेटेड इन फिगर फर्स्ट। हमें फिगर दे रखा है, वाई एक्सेस में दे रखे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और एक्स एक्सेस में दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स टिन से लेके जिंक तक। ठीक है, तो एक्सप्लेन दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमसे बोला गया है कि एक्सप्लेन करो कुछ ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट है द जर्नल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यू अक्रॉस द सीरीज। जो ई नॉट की वैल्यू है वो जर्नली क्या होती जा रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है। तो ई नॉट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहली बात ई नॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो होती है जो हमें देनी पड़ती है एलिमेंट को। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी वो होती है जो उसमें से निकलती है। ठीक है, तो जब हम क्या हुआ कि जब फर्स्ट में क्या होगा कि ड्यू टू जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो जनरल ट्रेंड लेस नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जो जनरल ट्रेंड है वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ओके, इसके सेकंड में क्या बोला गया है कि यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर को एक्सप्लेन करो। तो यूनिक बिहेवियर क्या है यहाँ पे कि जो कॉपर है वो प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो कर रहा है, 0 to 0.5 में जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ कैसे है कि जो एनर्जी हमने दी Cu को Cu2+ में चेंज होने के लिए, वो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से बैलेंस नहीं करती, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है, जिससे कि हम लिख सकते हैं द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म Cu2 इज नॉट बैलेंस बाय इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, जिससे कि वो जो प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करता है। यही एक यूनिक बिहेवियर कॉपर शो करता है और ओनली कॉपर ही शो करता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बन गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू ऑफ मैग्नीज एंड जिंक। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबसेल इन Mn2+ and the completely filled D subcell in Zn2+ are related to their more negative E0 V values। जब 2+ ऑक्सीडेशन में ये होते हैं दोनों ही एलिमेंट, तो एक तो हाफ फिल्ड होता है, दूसरा फुल फिल्ड होता है, जिसकी वजह से जो E0 की वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड। फर्स्ट है एनिलीन इथेनामाइन, और यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, टू इथाइल इथेनामाइन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन इथाइल इथेनामाइन, और इसे सॉल्युबिलिटी इन वाटर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो सबसे पहला है एनिलीन। एनिलीन के साथ होती है वेंजीन रिंग, जो कि बहुत कम सॉल्युबल होती है और जिसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो ये सबसे कम होगा सॉल्युबल वाटर में। और उसके बाद इथेनामाइन है, इथेनामाइन बहुत छोटा सा कंपाउंड हो जाता है जो कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, गलत नहीं। तो इथेनामाइन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, एन इथाइल इथेनामाइन, ये उसके बाद
एनिलीन, ठीक है। ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो इसे उल्टा लिख लेना, एनिलीन, एन इथाइल इथेनामाइन और इथेनामाइन, ओके। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनामाइन और इथेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन जो इथेनोइक एसिड होता है उसका क्या होता है कि उसे हम जब बॉयल करते हैं तो उसे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद उससे कम होती है इथेनॉल और उससे कम इथेनामाइन। तो हमारा जो ऑर्डर हो गया वो हो गया इथेनामाइन, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गए हमारे दो क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, मीथेनामाइन, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन एंड एन मिथाइल मीथेनामाइन, ठीक है। इसको बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करके लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है जो मीथेनामाइन है वो है 1 डिग्री, और दूसरा जो एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन है वो है 3 डिग्री, और एन मिथाइल मीथेनामाइन ये है 2 डिग्री। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है वो होता है 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ओके। तो हम इसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन लेस देन मीथेनामाइन लेस देन एन मिथाइल मीथेनामाइन, ओके। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब आते हैं 27 के और पार्ट पे, जिसका फर्स्ट है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल इथेनामाइन एंड एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन। तो हमें पता है हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट क्या होता है, C6H5SO2Cl, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन एन मिथाइल इथेनामाइन जो कि 2 डिग्री है रिएक्ट विद C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, it form n ethyl n methyl sulfonamide, while n dimethyl ethanamine जो 3 डिग्री है does not react with C6H5SO2Cl। तो क्या होता है कि जो n मिथाइल इथेनामाइन है वो रिएक्ट कर जाता है इस रिएजेंट से, ठीक है, जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। और जो दूसरा है एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन वो रिएक्ट इससे नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, राइट द रिएक्शन फॉर कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सो फॉर्म विद ब्रोमीन वाटर। तो हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोबेंजीन है उसे H2 से रिड्यूस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। एनिलीन को जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, पैरा और ऑर्थो साइड पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, आउट द ब्यूटेन वन ऑल एंड ब्यूटेन वन अमाइन में विच विच विल वन विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। तो हमें पता है एल्कोहल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर देन अमाइन ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O इन एल्कोहल देन N इन अमाइन। तो क्या होता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, जो अमाइन में नाइट्रोजन होता है उससे। तो क्या होगा कि एल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर में। क्वेश्चन नंबर 28, ए मेटल क्रिस्टलाइज्ड इनटू 2 cubic system face centered cubic FCC and body centered cubic BCC which units whose unit cell length are 3.5 and 3 Armstrong respectively. Calculate the ratio of densities of FCC and BCC. तो हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, ZM/Na, ए का क्यूब, ए हमारी जो है लेंथ मतलब साइड, ठीक है। तो FCC में जेड कितना हो जाता है 4, और BCC में क्या होता है जेड 2। तो हम रेशियो निकालेंगे इसकी डेंसिटी का, तो डायरेक्ट मैंने निकाला है तो क्या हो गया 4M/Na इंटू जो ए था हमें वो आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखा तो उसे हम लिख लेंगे 3.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है, उसका होल क्यूब इक्वल टू अपॉन सॉरी तो 2M/Na इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 की पावर 6। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.26/1। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा आ गया 1.26:1। यही हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 29. 3 amino acid are given below. Adenine, aspartic acid, lysine. और इनको मिला के हमें क्या करना है, ये फर्स्ट में क्या बोला है, मेक टू ट्राईपेप्टाइड यूजिंग दीज अमीनो एसिड एंड मार्क द पेप्टाइड लिंकेज इन बोथ केसेस. तो हमें ट्राईपेप्टाइड्स बनाने हैं इन अमीनो एसिड का यूज करके. तो हम क्या करेंगे, इन अमीनो एसिड को लेंगे और इनको लिंक करने के लिए क्या होता है कि एक का H और दूसरे का OH, इसको रिड्यूस करके हम लिंकेज कर देते हैं. तो इन तीनों को कर लेंगे. तो हमने पहले में डायरेक्टली कर दिया एलानाइन, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन को लाइन में. ठीक है, आप देख लीजिए, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसके बाद समझ में आएगा. यहाँ से केवल H एक मिसिंग होगा और दूसरे का OH मिसिंग होगा. ठीक है, और वहाँ से लिंकेज दूसरे अमीनो एसिड पे हुई है. और सेकंड में इसका एंड में क्या करना है, हमें दो बनाने थे. तो दो में क्या है, इंटरचेंज कर दो, कोई भी इंटरचेंज करके ले आएंगे और दूसरा भी हमारा बन जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट एनानाइन इन द ज्यूटर आयनिक फॉर्म. तो हमें ज्यूटर आयनिक फॉर्म पता है कैसी होती है. एलानाइन क्या हो जाएगा, CH3, ये हमने स्टार बना के लिख रखा है, ये होता है एलानाइन. ओके, तो हम इसकी ज्यूटर आयनिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, जो NH3 है उसके ऊपर प्लस आ जाएगा और COO माइनस आ जाएगा. तो ये हो गई हमारी ज्यूटर फॉर्म. ठीक है, ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद होती है फ्लोरीन की. इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, उसके बाद आयोडीन. तो ये हमारा हो गया इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो अब क्या, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, Bi डज नॉट फॉर्म पाई पाई बॉन्ड, गिव रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन. पाई पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, इसका रीजन ये है, एज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल आर लार्ज एंड डिफ्यूज. सो इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं. तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, ये डिफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो यही इसका रीजन हो जाएगा. अब आते हैं इसके थर्ड पे. थर्ड में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर, जस्टिफाई. इसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन जो कि कम होती है सल्फर से. क्यों होती है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक तो इस ऑक्सीजन का छोटा साइज होता है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आना वो, और उसका रिपल्सन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से और इसके छोटे साइज की वजह से ये लेस नेगेटिव है सल्फर से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में. तो ये हमारे आंसर हो गए. ओके.